प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 5वीं की जो हिंदी थी उसमें कौन सा पाठ पढ़ा था हमने? पाठ 3 था हमारा। और उस पाठ 3 का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या नाम था? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, हमने ये पाठ पढ़ा था। हमने इनका जीवन चरित्र पढ़ा था इस पाठ में। यहाँ जो ये शब्दार्थ दिए हैं, तीक्ष्ण बुद्धि, है ना, तेज अक्ल, काव्य प्रतिभा, कविता रचने का गुण, ये शब्दार्थ मैंने आपको अपनी कॉपी में नोट करने के लिए कहा था। यदि आप भूल गए हो तो एक बार फिर से सुने, आप इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आप पाठ डालेंगे, पाठ 3, और लिखेंगे यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान, ऐसा। और फिर उसके बाद यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आप लिखेंगे, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जिसने लिख लिया है वेरी गुड, और जिसने नहीं लिखा है वो इसे लिखेंगे, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। ऐसा प्रश्न लिखने के बाद आपको एक साइड शब्द लिखना है और दूसरी साइड क्या लिखना है? अर्थ। तो शब्द में आप क्या लिखेंगे? ये हमारा शब्द है, रेड से जो दिए हैं ये शब्द। तीक्ष्ण बुद्धि, है ना, हमने ये लिखा। और इसका अर्थ क्या होगा? जो ब्लू से ब्लैक से दिया है वह तेज अक्ल, है ना, इसको कहेंगे तीक्ष्ण बुद्धि। तो ऐसे जो बुक में दिए हैं ये सारे आपको यहाँ से पूरा लिखना है। उसके बाद आता है जीवनी से खोजकर लिखिए। ये जो हमने पढ़ी थी, इस पाठ को क्या कहा जाता है? किसी का जीवन चरित्र जब हम पढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जीवनी। ठीक है, तो जीवनी से खोज कर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। अब सुभद्रा की माता कौन थी? कौन थी इसमें से? महादेवी, सुधा, लक्ष्मण सिंह, धीराज कुंवर। तो कौन थी? धीराज कुंवर। और सुभद्रा की बाल सखी कौन थी? सुभद्रा की बाल सखी थी महादेवी। और सुभद्रा की बेटी का नाम क्या था? सुधा। और सुभद्रा के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण सिंह। ये कहाँ से पता चला हमें? जो हमने पाठ पढ़ा था उससे। अब जीवनी पढ़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सुभद्रा कुमारी का जन्म रिक्त स्थान में हुआ। सुभद्रा कुमारी का जन्म कहाँ, कौन सा सन में हुआ? ये हमें पाठ पढ़कर और इसको भरना है। दूसरा प्रश्न क्या है? सुभद्रा को पुरस्कार मिला। ठीक है, और सुभद्रा के भाषण बहुत होते थे और सुभद्रा कुमारी की कविताओं के संग्रह का नाम है। तो सबसे पहला देखते हैं, सुभद्रा कुमारी का जन्म में हुआ, है ना, 1904 में हुआ। कहाँ, कब हुआ? 1904 में। ठीक ठीक। इसके आगे हम लिख देंगे सन। सन 1904 में हुआ। सुभद्रा को पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला था सुभद्रा को? याद कीजिए, पाठ पढ़ा था आपने, सेक्सरिया पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला था सुभद्रा को? सेक्सरिया पुरस्कार। ठीक है। अब सुभद्रा के भाषण कैसे होते थे? ऊर्जावान होते थे, यानी उन भाषणों को यदि कोई सुन ले तो उसके अंदर एक ताकत का अनुभव होता था। सुभद्रा कुमारी की कविताओं के संग्रह का नाम है क्या? उनकी जो कविताएं थी वो किस नाम से जानी जाती थी? मुकुल। क्या नाम था उसका? सुभद्रा कुमारी की कविताओं के संग्रह का नाम क्या था? मुकुल। ठीक है, ये हो गए शब्दार्थ। आगे दिए हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। अब सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह किसके साथ हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर आपको ये दिया है। नंबर 1, लक्ष्मण सिंह चौहान, केवल नाम है तो आप उसका उत्तर पूरा लिखेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह, इस किसके को हटाकर यहाँ लिख देंगे लक्ष्मण सिंह चौहान। कैसे लिखेंगे? सॉरी, सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह, उत्तर में से हमने लिखा लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था। ये हमारा पूरा एक वाक्य में उत्तर हो गया। ठीक है, बाकी सारे प्रश्नों के भी आपको इस प्रकार एक वाक्य में उत्तर देना है। सुभद्रा कुमारी का पुरस्कृत कहानी संग्रह कौन सा है?
कौन सा है कहानी संग्रह? बिखरे मोती। तो कौन सा की जगह हम लिख देंगे बिखरे मोती, बाकी पूरा ऐसा का ऐसा। सुभद्रा कुमारी चौहान का पुरस्कृत कहानी संग्रह बिखरे मोती है। ठीक है, ये हमारा पूरा उत्तर हो गया। सुभद्रा ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ किया? तो ये जो किसके शब्द है इसको हटाकर प्रश्न, पहले प्रश्न लिखा फिर इसमें से ये हटाकर किसके साथ? अमृत राय के साथ। इसमें पूरा उत्तर दिया है, सुभद्रा ने अपनी बेटी का विवाह प्रेमचंद के बेटे अमृत राय के साथ किया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? सुभद्रा की अमर कविता कौन सी है? कौन सी है सुभद्रा की अमर कविता? तो सुभद्रा की अमर कविता खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी है। ठीक है, अब यहाँ थी भी और है भी, क्यों? यह तो कविता का नाम है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, ये और हमने ये है किस लिए लगाया? क्योंकि प्रश्न में यहाँ पर है सुभद्रा की अमर कविता कौन सी है, इसके लिए यहाँ पर है आया है। अब देखिए अति लघु उत्तरीय हमने कर लिया, लघु उत्तरीय प्रश्न अति लघु उत्तरीय हो गए। अब लघु उत्तरीय, इसका उत्तर हमें कितने वाक्यों में देना है? 2 से 3 वाक्यों में। पहला प्रश्न है, सुभद्रा अपने अध्यापकों की चहेती क्यों थी? और इसका उत्तर क्या है? यहाँ दिया है, देखिए उत्तर नंबर 1, सुभद्रा अपने अध्यापकों की चहेती थी क्योंकि सुभद्रा एक अद्भुत काव्य प्रतिभा वाली व तीक्ष्ण बुद्धि वाली छात्रा थी। उसकी बुद्धि कैसी थी? बहुत तेज थी। उसे जो भी शिक्षक थे, जो भी अध्यापक थे, एक बार बताते थे, वह बिल्कुल क्या करती थी? उसको अपने दिमाग में बैठाकर और फिर तुरंत उसे दोहराती थी। तो उसकी बुद्धि कैसी थी? तीक्ष्ण बुद्धि थी, इसलिए वो सभी अध्यापकों की चहेती थी। सुभद्रा की सबसे प्रिय बाल सखी कौन थी और क्यों? बाल सखी यानी बचपन की सहेली। बाल सखी का अर्थ क्या होता है? बचपन की सहेली। तो सुभद्रा की बचपन की सहेली सबसे प्रिय कौन थी और वो क्यों थी? तो उत्तर क्या है? सुभद्रा की सबसे प्रिय बाल सखी महादेवी वर्मा थी। कौन थी? महादेवी वर्मा। क्योंकि उनके मित्रता का कारण यह था कि वे दोनों ही कविताएं लिखती थी। अब दोनों फ्रेंड कैसे बन गई? क्योंकि दोनों ही कविताएं लिखती थी, दोनों को कविता लिखने का शौक था, इसलिए दोनों बाल सखी थी और उन दोनों में कैसा एक घनिष्ठ रिश्ता था। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, सुभद्रा ने कौन कौन से आंदोलनों में भाग लिया? तो उत्तर क्या है? सुभद्रा जी ने में अद्भुत राष्ट्र प्रेम था, उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों जैसे असहयोग आंदोलन में भाग लिया। कौन से आंदोलन में भाग लिया? राष्ट्रीय आंदोलनों जैसे असहयोग आंदोलन और इसके जैसे और भी आंदोलन थे, उसमें भाग लिया। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं की क्या विशेषताएं थी? है ना, उन्होंने जो रचना लिखी थी, यानी जो कविताएं, कहानी, जो भी संग्रह था उनका, उसकी क्या विशेषता थी? उसका उत्तर है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं घरेलू जीवन से संबंधित थी तथा उनकी रचनाएं बच्चों के लिए भी प्रेरणादायक होती थी। कैसी थी उनकी रचनाएं? बच्चों के लिए प्रेरणा, यानी वो जो भी लिखती थी उससे बच्चे क्या करते थे? प्रेरणा लेते थे और आगे अपना जीवन सुधारते थे। ठीक है, प्रश्नोत्तर हो गए। अब इसके बाद दिया है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। सुभद्रा के माता पिता जमींदार परिवार के थे, इन्होंने अपनी बेटी का विवाह प्रेमचंद के बेटे से किया। फिर पूर्व में दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को देखिए। अब रेखांकित यानी इसके नीचे जो रेखा खींची, तो किन किन शब्दों के नीचे? माता पिता और बेटी और बेटे, इन शब्दों के नीचे क्या थी? ये देखिए रेखाएं थी, यानी ये लाइन खींची हुई थी। माता से स्त्री जाति का तथा पिता से पुरुष जाति का बोध होता है और बेटी से बेटी स्त्री जाति तथा बेटे से पुरुष जाति का बोध होता है। ठीक, तो यहाँ रेखांकित शब्दों में से किसी जाति या लिंग का ज्ञान होता है, जैसे पिता तथा बेटे शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वहीं माता तथा बेटी शब्द इसका स्त्री जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। तो आपको क्या करना है? अपनी कॉपी में प्रश्न लिखना है पहले। ठीक, ये जो ऊपर के प्रश्नोत्तर हो गए, उसके बाद आपको लिखना है पुल्लिंग व स्त्रीलिंग
किसे कहते हैं, ये प्रश्न आप लिखेंगे पुल्लिंग व स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न लिखा और उसका उत्तर आपको यहाँ बुक में इन्हें दिया है। ये इसका उत्तर है, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। ये प्रश्न का उत्तर यहाँ खत्म हो गया। अब रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य को पुनः लिखिए। नीचे जो रेखा है इसके जो रेखा खींची इन शब्दों को बदलना है और वाक्य को फिर से लिखना है। यदि ये पुल्लिंग के हैं तो इन्हें स्त्रीलिंग में बदलना है। ठीक, यह मेरे दादा हैं, तो अब इसका इस जो रेखा खींची किस पर है, दादा पर, तो हम क्या बना लेंगे, यह मेरी दादी हैं। ठीक है, दादा का क्या हो गया, दादी। अब शेर अपनी गुफा में सो रहा है, तो शेर का क्या हो जाएगा, शेरनी। शेरनी अपनी गुफा में सो रही है। ठीक है, अब मामी घर जा रही है तो क्या हो जाएगा इसका, मामी का क्या हो जाएगा, मामा घर जा रहे हैं। ठीक है, शिक्षिका कल शाला आएगी, तो शिक्षिका का क्या हो जाएगा, शिक्षक। शिक्षक कल शाला आएगा। और अगला है, यहाँ महिलाओं का सम्मेलन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, महिला का पुरुष, तो यहाँ पुरुषों का सम्मेलन हो रहा है। ठीक है, ये हमने क्या किया, स्त्रीलिंग के वाक्यों को पुल्लिंग में और पुल्लिंग के वाक्यों को स्त्रीलिंग में बदल दिया। आपको ये प्रश्न और इसके जो भी सेंटेंस है ये अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे यह मेरे दादा हैं, और फिर उसके आगे ऐसा डैश करके और उसका वाक्य सही लिखेंगे। ठीक है, आगे दिया है, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। अब यहाँ शब्द दिए हैं उनके लिंग बदलना है। ठीक, ये छात्र, बालक, नाना, दादा, मामा, मोर, बैल, घोड़ा, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। क्यों, क्योंकि इससे पुरुष जाति का बोध हो रहा है। इससे किस जाति का बोध हो रहा है, पुरुष जाति का। तो जो पुरुष जाति का बोध करा है उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। अब हमें पुल्लिंग को किस में बदलना है, स्त्रीलिंग में। जैसे बालक का क्या हो गया, बालिका, तो ऐसे ही हमें यहाँ लिखना है, क्या लिखेंगे हम, छात्र। ठीक है, छात्र का क्या हो जाएगा यहाँ पर, छात्रा। फिर आ जाएगा घोड़ा, तो घोड़ा का क्या होगा, घोड़ी। और बैल का क्या हो जाएगा, गाय। ठीक, और मोर, मोर का क्या होगा, मोरनी। मामा का क्या हो जाएगा, मामी। और दादा का क्या हो जाएगा, दादी। नाना का होगा नानी। बालक का होगा बालिका। और छात्र का हमने लिख दिया था। क्या बचा, ये सारे हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 शब्द होना चाहिए, तो ये 8 हमने लिख दिए हैं। अब आप क्या करेंगे, कॉपी में इसे कैसे लिखेंगे, तो आप नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। ये प्रश्न आपको ऐसा ही लिखना है। उसके बाद आप इधर लिख देंगे पुल्लिंग और इधर लिखेंगे स्त्रीलिंग। तो आपको यहाँ पुल्लिंग सब दिए हैं, तो आप यहाँ सीरियल से छात्र, बालक, है ना, घोड़ा, ऐसा सब लिख लेंगे पूरे 8, और फिर इनके लिंग बदल कर इधर लिखना है आपको। स्त्रीलिंग में छात्रा, बालिका, ठीक है, घोड़ी, ऐसे आपको अपनी कॉपी में इसको नोट करना है। अगला प्रश्न ऐसे ही ब में दिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, स्त्रीलिंग दिए हैं, तो आपको इन सबको, जैसे लेखिका, औरत, चाची, हथिनी, सास, कवयित्री, शिष्या और देवरानी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। क्यों, क्योंकि इनसे स्त्री जाति का बोध हो रहा है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसको पुल्लिंग में बदलेंगे। अब यहाँ दिया है औरत, औरत का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आदमी। क्या लिखेंगे, आदमी। और चाची का क्या हो जाएगा, चाचा। चाची का चाचा। हथिनी का क्या होगा, हाथी।
और देवरानी का क्या हो जाएगा, देवर। ऐसे ही शिष्या का क्या हो जाएगा, शिष्य। और कवयित्री का क्या होगा, कवि। और सास का क्या हो जाएगा, ससुर। और हथिनी का हमने लिख दिया था। अब क्या बच गया है, देवरानी का देवर, लेखिका का हो जाएगा लेखक। लेखिका का क्या होगा, लेखक। ये कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमने कितने लिखे, 8। तो ये हमारे स्त्रीलिंग से हमने क्या बना लिए, पुल्लिंग। आपको ऐसे ही कॉपी में लिखना है, इधर यहाँ पर स्त्रीलिंग अभी जैसे हमने ऊपर लिखा था, और इधर पुल्लिंग। ठीक, तो यहाँ स्त्रीलिंग आपको सारे लिखना है। लेखिका के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, देवरानी का क्या होगा, देवर, है ना। ऐसे ही शिष्या, शिष्या का क्या हो जाएगा, शिष्य। कवयित्री, इसको कवित्री नहीं कहेंगे, कवयित्री का क्या हो जाएगा, कवि। ऐसे ही सास का ससुर। ठीक है, ऐसे सारे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इसके बाद इसके अतिरिक्त तो कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो सदैव पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। अब ये तो हमने शब्द देखे जो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में हम बदल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो केवल स्त्रीलिंग होते हैं, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो केवल पुल्लिंग होते हैं, उनका लिंग परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो स्त्रीलिंग, मछली, मैना, कोयल, छिपकली आदि, इनका पुल्लिंग बना सकते हैं क्या, नहीं, ये केवल स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही पुल्लिंग में भी उल्लू। अब उल्लू का स्त्रीलिंग होता है, नहीं। मच्छर का स्त्रीलिंग होता है, नहीं। भेड़िया का नहीं होता, मगर का नहीं होता। तो इसलिए केवल पुल्लिंग के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब आगे दिया है, पढ़िए और समझिए। शिवाजी वीर योद्धा थे, उनकी वीरता से मुगल शासक घबराते थे। वे बालक ही थे, किंतु उनका बालपन युद्ध की कहानियों को सुनते ही बीता था। तानाजी मालसुरे और सोनदेव उनके मित्र थे, और मित्रता अनूठी थी। अब ऊपर दिए गए रेखांकित शब्द शिवाजी, तानाजी, मालसुरे और सोनदेव व्यक्तियों के नाम है, अतः ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यही वही वीरता, बालपन एवं मित्रता शब्द अपने पूर्व के शब्द वीर बालक एवं मित्र के गुण का या भाव को व्यक्त करते हैं, अतः ये भाववाचक संज्ञा है। यहाँ वीर बालक व मित्र शब्द विशेष वर्ग या जाति को बताते हैं, अतः जातिवाचक संज्ञा है। तो हमने अभी यहाँ पर क्या पढ़ा, संज्ञा के प्रकार कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में क्या होगा, व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति का नाम, जैसे क्या आया, तानाजी मालसुरे, है ना, शिवाजी, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। और जातिवाचक में क्या होगा, जाति का बोध होगा, जैसे पुस्तक हुआ, है ना, और लड़का हुआ, ऐसे। तो यहाँ पर जो बालपन और मित्रता है, ये क्या है, वीर बालक है, ये सब भाव और गुण है। लेकिन जो बालक, मित्र शब्द है, ये सब किसी जाति को दर्शाते, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा के 3 प्रकार, पहला कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखिए उदाहरण दिए हैं, राम, गंगा और गांधी जी। ये क्या है, व्यक्तियों के नाम है, राम है, गंगा है और गांधी जी है। अब जातिवाचक संज्ञा में पुस्तक, है ना, पुस्तक कोई सी भी, हिंदी, अंग्रेजी की कोई सी भी पुस्तक हो सकती है। तो यहाँ पर किसी विषय का नाम नहीं आया है, यहाँ पुस्तक लिखा है, यानी कोई सी भी, तो पुस्तक क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही लड़का, अब लड़का कोई भी हो सकता है, राम भी, श्याम भी, मोहन भी, कुछ भी नाम नहीं है, केवल क्या लिखा है, लड़का, तो यह क्या है, जातिवाचक संज्ञा। और ऐसे ही नदी, अब यहाँ नदी दिया है, ऐसा नहीं कि नर्मदा नदी, गंगा नदी, है ना, तो यहाँ नदी दिया है, यानी नदी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, अब आता है भाववाचक, सुंदरता, दया, कृपा, ये सब क्या है, हमारे भाव, मन के भाव, जैसे हमारे अंदर दया का भाव होता है, तो ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए संज्ञा शब्द में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जो जातिवाचक संज्ञा होती है उसमें क्या जोड़ा जाता है, प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहेंगे हम, जो पीछे लगता है। प्रत्यय कहाँ लगता है, शब्द के पीछे। और उपसर्ग कहाँ लगता है, उपसर्ग आगे लगता है।
तो जैसे जातिवाचक संज्ञा यानी बूढ़ा, अब बूढ़ा कोई भी हो सकता है ना, राम भी हो सकता है, मोहन भी, सब बूढ़े, तो ये बूढ़ा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो इसको भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए क्या हम करेंगे, इसमें प्रत्यय लगा दिया। क्या प्रत्यय लगाया, पा, तो क्या बन गया ये, बुढ़ापा। तो अब जब ये बुढ़ापा बन गया तो बुढ़ापा क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा हुई, है ना। ऐसे ही मनुष्य, तो मनुष्य में हमने ता जोड़ दिया तो ये क्या बन गई, भाववाचक संज्ञा बन गई। ऐसे ही पशु, तो ता जोड़ा तो पशुता हो गया, तो ये भाववाचक संज्ञा बन गई। लड़का है जातिवाचक संज्ञा, लेकिन इसमें यदि पन जोड़ दिया तो लड़कपन हो गया, और लड़कपन शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक, अब नीचे दी गई वर्ग पहेली में संज्ञा शब्द छिपे हैं, उन्हें खोजिए और उन पर घेरा लगाइए। ठीक, अभी हमने समझा क्या, समझा था, संज्ञा समझी हमने, संज्ञा के 3 प्रकार, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो अब भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है ये भी हमने समझा। इसमें क्या करना पड़ता है, प्रत्यय लगाना। जैसे बूढ़ा में क्या लगाया, पा, तो बन गया बुढ़ापा। मनुष्य में ता लगाया तो मनुष्यता, पशु में ता लगाया तो पशुता, लड़का में पन लगाया तो लड़कपन, ये भाववाचक संज्ञा बन गई। ठीक है, अब हमें यहाँ तालिका दी है, इसमें से हमें संज्ञा शब्द क्या करना है, ढूंढना है, संज्ञा शब्द ढूंढना है। कौन से, जैसे बुढ़ापा, ठीक है, ये हो गया बुढ़ापा। फिर कौन कौन से संज्ञा शब्द आ जाएंगे, अमरूद, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, और लाल किला, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और किसान, अब किसान कोई भी हो सकता है, इसलिए ये कौन सा, जातिवाचक संज्ञा है ना। और अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, तितली, तितली भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर शाला, अब शाला स्कूल कोई सी भी हो सकती है। चूहा, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। एक शब्द ये बन रहा है साइकिल। हमने इसमें से फिर ढूंढ लिए, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ऐसे ही ये वर्ग पहेली अपनी बुक से कॉपी में लिखेंगे, और फिर इसको क्या करेंगे, इसमें से ऐसे छांट कर, और आपको यहाँ इसमें सर्कल तो कर लेना है, साथ ही इसको यहाँ पर लिखना भी है। ये आपने कौन कौन से संज्ञा शब्द छाटे, तो तितली, है ना, बुढ़ापा, ये सारे शब्द फिर इसके बाहर आपको लिखना भी है। ठीक, आगे वाला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेद का श्रुत लेख कराइए। यह प्रश्न जब आपका विद्यालय लगेगा या फिर आपकी मम्मी से बोलिएगा, कि आपकी मम्मी इसे बोले, सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और काव्य प्रतिभा, ऐसे आपकी मम्मी बोलते जाएं और आप इसे लिखते जाएं, तो इसे हम कहते हैं श्रुत लेख, यानी सुनकर लिखना। और श्रुत लेख आपको आना चाहिए। जब हम श्रुत लेख करते हैं, जब हम लिखते हैं, तो हमारी धीरे धीरे हमारी मात्राओं की अशुद्धियां दूर होती जाती है।